नमस्कार, आदाब। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। इससे पहले भी आपने आर के टीवी चैनल पर उनका इंटरव्यू सुना होगा। आज हम फिरोजाबाद शहर से निकले और दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर उनकी कोठी पर आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद आज हम उनसे कई खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने सम्मानित दर्शकों से कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को आप शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दें। तो हमारे साथ समय व्यतीत ना कर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री अशोक यादव जी, भाजपा सरकार की मंत्री हैं। और इनकी अगर हम शख्सियत की बात करें तो तमाम किस्से सुने होंगे। जनपद फिरोजाबाद में, शुकहाबाद में भी ये 2 बार के विधायक रहे हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आर के टीवी चैनल में। शुक्रिया जी। सर, हम सबसे बड़े मुद्दे पर आज चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश में ही नहीं विदेशों में है, आरक्षण। आरक्षण क्या है, आरक्षण कैसे शुरू हुआ, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि ये आपका टीवी बहुत कवरेज कर रहा है, मुझे बहुत उसके बाद फोन आते रहे। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। जी सर। और आप दिनों रात तरक्की करें, वो मंजिलें देखें, और आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आरक्षण का मसला है, ये असल में अब फिर लौट के सियासत जो है उत्तर प्रदेश की लौट कर उस पर आ गई है, और सांप्रदायिकता वर्सेस मंडलवाद पर आ गई है पूरी पॉलिटिक्स। अगर आप पूरी को एक रिपीट करती है ना सियासत 10-20 साल बाद, ये 20 साल 30 साल पहले शुरू हुआ। ये सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको शायद हैरत होगी कि आरक्षण ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही है, आरक्षण पूरी दुनिया में दिया जाता है। और अगर आप वहां से शुरू करें कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के बाद खुद यूएनओ बना 45 में, जो सारी दुनिया के देश हैं उनका एक संघ बना, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, जो मैनहेटन में है, न्यूयॉर्क में। उसने 1960 में ये कहा कि सारी दुनिया के मुल्क जो हमारे मेंबर्स हैं, उनकी उस वक्त संख्या, उस वक्त शायद 150 थी, अब 193 है। 193 दुनिया के मुल्क उनके मेंबर्स हैं। जो कोई बहुत बड़ी चीज होगी तो उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी जी। बहुत सी चीजों की इजाजत। अगर आपको यूएनओ परमिट नहीं करेगा तो आप मुल्क में कर नहीं पाएंगे। इसलिए यूएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने खुद कहा 1960 में कि आप रिजर्वेशंस दीजिए। हमारे यहां इसको आरक्षण कहते हैं, और दूसरी जगह कहते हैं एफर्मेटिव एक्शन। लफ्ज फर्क हैं, लेकिन आपको जान के हैरत होगी, मैं सारे मुल्क का यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। जैसे अमेरिका में आरक्षण है, चीन में आरक्षण है, जापान में आरक्षण है, अपने बगल के मुल्क ले लीजिए, बांग्लादेश में आरक्षण है, पाकिस्तान में आरक्षण है। और अब्राहम लिंकन को अमेरिका ने प्रेसिडेंट बनाया था शायद 1861 उसके, वो शेड्यूल कास्ट थे। उनके फादर जूते काटने का काम करते थे जी। तो वो तो 155 बरस हो गए होंगे मेरे ख्याल से। और बराक ओबामा को भी उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, तो वो तो मुसलमान भी बना चुके हैं, वो शेड्यूल कास्ट भी बना चुके हैं। ब्राजील में है आरक्षण, फिनलैंड में है, जर्मनी में उसको जिम्नेशियम कहते हैं, नॉर्वे में है 40% महिलाओं का रिजर्वेशन है, स्वीडन में है, जापान में, मैसिडोनिया में है, जो सिकंदर का राज्य जिसको बोलते थे, जहां से सिकंदर यहां लड़ने आया था, मलेशिया में है, और मैं समझता हूं दक्षिण अफ्रीका में है, और दक्षिण कोरिया में है, उत्तर कोरिया में भी। ये मैं इतने बड़े बड़े मुल्क बता रहा हूं, इनमें रिजर्वेशन है जी। अब रिजर्वेशन की थ्योरी को आप समझिए। रिजर्वेशन का मतलब यह है कि जो हमारे साथ सफर करते करते लोग कहीं पीछे रह गए, उनको आगे लाना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी, इसमें 2 बातें हुई हैं, रंग भेद और नस्ल भेद जी। अब रंग भेद का आपको करिश्मा बताता हूं जी सर। रंग भेद ऐसा नहीं था, आपको ध्यान हो
कि एक बार को पूरी दुनिया में जब 560 कॉलोनीज थी ब्रिटिशर्स की, बरतानिया के लोगों की, तो वहां होटलों में, गेस्ट हाउसेस में लिखा होता था ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। तो आप सोचो, एक आदमी गोरा है और एक आदमी काला है, उसका भी मतभेद था। और फिर आप आ जाओ, यहां एक हिंदुस्तान का एग्जाम्पल देता हूं तो आपकी समझ में आ जाएगा। आप शादियों के विज्ञापन देखिए अखबार में, जो अखबार 1-1 करोड़ बिकते हैं सारे मुल्क में, उसमें शादी में क्या लिखा होता है? जब आप कोई बिटिया की खोज कर रहे होते हैं, गोरी लड़की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसे घर का भी, गोरी चिट्टी। आप देख के आते हैं कि हाँ लड़का तो बड़ा अच्छा गोरा चिट्टा है। गोरा काला जब हम लोग अभी तक कर रहे हैं, रोज अखबारों में इश्तिहार निकाल रहे हैं, हमें गोरा लड़का चाहिए, गोरी लड़की चाहिए, रंग लड़की का एकदम गोरा है, रंग एकदम लड़के का गोरा है। गोरे काले में फर्क है, परसेप्शन करे थे हम लोगों ने। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो काली लड़कियां रंग की होती हैं उन्हें कितनी दिक्कतें होती थी। अब तो खैर ब्यूटी क्वीन भी इंटरनेशनल बनने लगी, सांवली और अमेरिका में तो यहां तक किया है उन्होंने, ब्राजील में, कि वो ब्लैक कलर्स के एक सर्टेन टीम फुटबॉल की है तो आप में 4 लोग लेने पड़ेंगे ब्लैक। आर्ट एंड कल्चर में, फिल्म में भी एक रिजर्वेशन है। उन्होंने तो उसका इतना वाइड दायरा रख रखा है क्योंकि जाति ना हो। ये रंग की बात कर रहा हूं सिर्फ जी। अब आ जाओ नस्ल की पे, मैं इसको कंप्लीट करता हूं जरा। जी। नस्ल का क्या हाल था? रेसिज्म। अब रेस 2500 साल का इतिहास लो। हमारे यहां जमींदारियों में हम लोगों ने देखा है खूब, बहुत जो छोटे तबके की जातियां होती थी वो सामने कुर्सी पे नहीं बैठ सकती थी, जमीन पे बैठती थी। तो रंग भेद, नस्ल भेद, 1960 में यूएनओ को कहना पड़ा सब लोग देंगे कंट्रीज रिजर्वेशन। दूसरी बात क्या हुई, हमने कब बात ये शुरू करी? हमने 1931 में जब अंग्रेज का शासन था तो एसी टर्नर होते थे, उन्होंने कास्ट सर्वे किया 1931 में। कितने साल हो गए होंगे? 70 वो और 20, 90 साल हो गए। 90 साल पहले किया था एक कास्ट सर्वे। उसका मतलब क्या था, मशरफ क्या था, किस पर्पज से? वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से किया था, लेकिन उससे हमें अपनी जातियों की तादाद वो सब समझ में आई, कौन कहां जाती है। पहली बात, ये चिल्ला रही है रोज, बिहार वाले लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराओ। अखिलेश ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि हम आते ही जाति जनगणना कराएंगे। क्यों? कि पता तो चले सबको कि किसकी कितनी जाति है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। बिल्कुल। और ये क्यों हुआ? अब आते हैं हम लोग हिंदुस्तान में आरक्षण कब आया। हिंदुस्तान में आरक्षण लिखा तो हुआ था सबसे पहले 78 में, जब मोरारजी देसाई साहब इस मुल्क के वजीर आला बने, प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने एक कमीशन बनाया बिंदेश्वरी प्रसाद यादव की मातहत। उन्होंने एक कमीशन में सर्वे करा और बताया कि अप्रोक्सीमेटली ये जातियां इतनी हैं। उसके बाद डॉक्टर छेदीलाल कमीशन बना और उन्होंने वो रिपोर्ट्स सबमिट करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन तब तक मोरारजी देसाई का शासनकाल पूरा हो गया। वो रिपोर्ट मंडल कमीशन की बनी, ऐसे ही रखी रही। फिर जब वीपी सिंह साहब वजीर आला हुए, जब प्राइम मिनिस्टर हुए, और 90 में उन्होंने आरक्षण दिया। रिजर्वेशन एससीज का था पहले से, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के टाइम से कॉन्स्टिट्यूट हो गया था। लेकिन पिछड़े वर्गों को जो रिजर्वेशन है, जिसमें 3000 से ज्यादा जातियां हैं, मोर देन 3000, उनको दिया। और मुसलमानों का भी उसमें रिजर्वेशन था। शेख, सैयद और पठान, इनको छोड़ के जो नीचे के तबके के मुसलमान थे, उनको सबको रिजर्वेशन दिया गया। तो 1990 में जब वीपी सिंह साहब ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया तो एक तूफान मच गया हिंदुस्तान में। और उसी वक्त अडवाणी जी सोमनाथ यात्रा पे निकले और अयोध्या तक आए, तो लोगों ने कहा कि मंडल वर्सेस कमंडल आ गया। जी।
ये है असली लड़ाई। और वो लड़ाई जो उस वक्त लड़ी गई और उसमें तमाम सुसाइड्स हुए, लोगों ने आग लगा के, एक गोस्वामी था उसने आग लगा ली, तो मंडल वर्सेस कमंडल हो गया। आरक्षित वर्ग जो थे उनको नौकरियों में आने के लिए ना आए तो आंदोलन होने लगे। उसी वक्त से यह मसला गया सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त भी चला गया। तो 9 जजेस की बेंच थी मेरे ख्याल से, जिसमें इंदिरा साहनी हुआ, बालाजी वर्सेस केस हुए। ये मैं वो केस बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले कुन जो लड़ाइयां थी, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए सब लोग। फिर उसमें अड़चने, आप सोचो आरक्षण की लड़ाई तो पूरा आंदोलन हो गया है, संविधान में लिख दिया देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया, वीपी सिंह ने कहा देंगे, लेकिन राज्य तैयार नहीं हुए जी। उनकी अपनी दिक्कतें थी, और दिक्कतें थी, वो लड़ाई एक हो गई। सांप्रदायिकता और मंडलवाद आपस में लड़ गया, लड़ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, और उसमें लड़ते लड़ते हम आ गए। ये सुप्रीम कोर्ट से तय हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, सुप्रीम कोर्ट में राम जेठमलानी साहब वकील थे शायद मंडल कमीशन की तरफ से, बहुत जबरदस्त लड़े, और पूरी पूरी हिंदुस्तान में लोग टकटकी लगा रहे। लेकिन उसके बाद आते हैं अब यहां पर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2000 में राजनाथ सिंह बने चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने इस आरक्षण में छेड़छाड़ करने की कोशिश करी जी। छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो मैं उस वक्त मिनिस्टर होता था सरकार में, मेरे पास महकमे तो कई रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मैं भी पिछड़े तबकों से आता था, तो मैंने पूछा भी, कोशिश करी बात करने की, तो उन्होंने कहा भाई अब ये तो हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक सामाजिक न्याय समिति बनाई, उसने 1.5-2 महीने में रिपोर्ट दे दी। उसमें एक ऑर्डिनेंस पास हो गया, मेरे ख्याल अक्टूबर 2001 में आरक्षण विधेयक 2001 में पास हो गया विधानसभा से। जब पास हो गया तो थोड़ी सी मुश्किलें हुई इसमें। सर, हमने ऐसा भी सुना है, आपने भी कई आंदोलन किए, कई लड़ाइयां की इसको लेकर, और फिर आप जीते भी बीजेपी से, शायद ऐसा सुना है। बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या हुआ कि हम उसके खिलाफ, मैंने कहा कि ये पूरे नौजवानों की, मैंने साफ कहा था कि मेरे बच्चों को नहीं चाहिए आरक्षण जी, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जो गरीब तबकों से आते हैं, जो मुसलमान गरीब तबकों से आते हैं, तमाम बुनकर उनकर और सब बेचारे जो आते हैं गरीब तबके से, मुसलमानों में बहुत सी जातियां हैं जो गरीब होते, पिछड़े वर्गों में मैंने कहा 3000 जातियां थी, बहुत बहुत मुश्किल से उन्हें आरक्षण नसीब हुआ था। राजनाथ सिंह ने उसको काट पीट, उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, उसके खिलाफ फिर आंदोलन होने लगे, उसके खिलाफ यानी अपनी सरकार के खिलाफ, क्योंकि छोटे इनके खिलाफ जो हाईकोर्ट में रिट्स जा रही थी, जो मुकदमे जा रहे थे, उसमें बराबर लोग संगठन हार रहे थे। हमारा एक संगठन था जो राष्ट्रीय स्तर पे था, वो था बेरोजगार फ्रंट। फिर हमारे संगठन ने नौजवानों की लड़ाई लड़ता आ रहा था, काफी राष्ट्रीय स्तर पर था। तो क्या किया उन लोगों ने, इन्होंने मुझे, ये विधेयक हुआ अक्टूबर 2001 में जी। और मैं एक फाइल हमने रिट कर दी, उससे पहले जब ये सामाजिक न्याय समिति पड़ी, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में वो रिट एक्सेप्ट हो गई। तो मुझे 19 सितंबर 2001 में इस सरकार ने बर्खास्त कर दिया, क्योंकि मैं आरक्षण के खिलाफ बहुत आवाजें उठाने लगा था, खुलेआम उठाने लगा था। उसके बाद हमको सुप्रीम कोर्ट में हम गए, एक लंबे समय तक मुकदमा चला, लेकिन मैं इसे सौभाग्य समझता हूं अपना कि मुझे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी लड़ाई, जिसमें करोड़ों लाखों लोग उससे रोजगार पाए। कितने लोग हैं जो मुझे फोन करके कहते रहते, अगर ये 27% कट के हो गया था 5% जी, तो कहां से रोजगार मिल पाता जी कमजोर लोगों को। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चढ़ा। बारूचा साहब होते थे चीफ जस्टिस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसमें एक बार को 5 जजेस बैठे, एक बार 7 जजेस बैठे,
एक बार फिर फाइनली बारूचा साहब ने जिस दिन स्टे किया, वो आते आते 14 दिसंबर 2001 पर उन्होंने नोटिस दिया जी राजनाथ सिंह सरकार को कि आप बताइए कि क्यों आपने ऐसा करा। तो जो सामाजिक इन्होंने जाति जनगणना जल्दी कर ली, 1.5 महीने में कैसे आप उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की जनगणना कर सकते हो? तो उन्होंने कहा ये आपकी जनगणना क्वेश्चनेबल है। और जब जनगणना करी तो आपने जो बैकवर्ड कमीशन बना हुआ है उससे परमिशन क्यों नहीं ली? तो आपकी नीयत में खोट है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत राउंड चले, लेकिन आखिर में मैं जीत गया। उत्तर प्रदेश में भी सरकार थी बीजेपी की और सेंटर में भी सरकार थी जी तो ये बहुत बड़ा झटका सरकार को लगा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप अगला चुनाव जीतने के लिए कर रहे थे। मुझे बड़ी कामयाबी मिली, तो आज जो परिस्थिति आई है वो लौट कर आ गई। ये इतनी बेरोजगारी जो है तकरीबन 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। जी सर, बड़ा सवाल अब देखा जा रहा है कि पिछड़ों के अगर आरक्षण की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब नहीं लगता, क्योंकि उनका तो उत्थान हो गया है। शैक्षणिक रूप से देखा जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए, तो उनका आरक्षण कम कर देना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। मैं कहता हूं सारा आरक्षण खत्म करा दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, चलिए एक बार को मान लिया पूरा आरक्षण बताइए, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, आपको मालूम है 14 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। जी आबादी 24 करोड़ है उत्तर प्रदेश की, ये आरक्षण नहीं है क्या? जी आपने किस क्राइटेरिया पे आपने कह दिया ठीक है ये बिलो पॉवर्टी लाइन है? तो 24 करोड़ में से 14 करोड़ अनाज पर जिंदा, उसमें चाहे कोरोना समझ लो, चाहे बेरोजगारी समझ लो, चाहे असहाय जानवरों का एक बड़ा मुद्दा समझ लो, नौकरी कहाँ मिल रही है? मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, लास्ट एजुकेशन। मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का पढ़ा हूँ, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में मैंने ग्रेजुएशन करा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करा, लॉ वहाँ से करा, थोड़े दिन वकालत भी करी, तो मुझे थोड़ा कानून की भी समझ है। और मैं नौजवानों के मुद्दे उठाता रहा हूँ। मैंने कहा बेरोजगार फ्रंट मैंने बनाया ही इसलिए था। आज आपको मालूम है क्या हालत है? 18 बार पेपर लीक हुए, 18 बार, 18 बार। मतलब कोई एग्जाम जब से ये सरकार आई है, कोई एग्जाम फाइनली कंडक्ट नहीं हो पाया। एक एक छोटी छोटी सी जॉब निकलती है, 25-25 लाख लोग अपियर हो रहे हैं। छोटी 4th क्लास की जॉब निकलती है, 60 लाख लोग उसमें अपियर हो रहे हैं। तो आप सोचो कहां आप जॉब दे पाए? आप जॉब की बात कर नहीं रहे हो। तो मैं एक इशारतन ये बात कहना चाहता हूं कि अगर ये नौजवानों के साथ होगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं अगर एक कम लफ्जों में एक बात कहूं कि हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे, हमारे हाथ काटोगे तो तुम भी डूब जाओगे। अगर कश्ती तुम्हारी है तो हम पतवार वाले हैं, हमारे बगैर ख्वाब नहीं देखा जा सकता सियासत का। जी नौजवानों की बात कर रहा हूं। नौजवान आज उत्तर प्रदेश का, आपको हैरत होगी, इतना बड़ा सूबा है, पूरे मुल्क जैसा है, वहां बातें कैसी हो रही हैं, वहां किस किस्म की बातें हो रही हैं। और अब एक छोटी सी बात और कहता हूं, जी फिर आप दूसरे सवाल पे आइए। अब लखनऊ की जब हम लोग बात करते हैं, जी जी लखनऊ में जिनकी सरकारें हैं वो लोग कैसी बातें कर रहे हैं, कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। बहस के मुद्दे देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया कहां मात खा रहा है, आपको ताज्जुब होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया कहां मात खा रहा है, अगर मैं बताने लगूं तो शायद आपके लिए बिल्कुल हैरत भरा सवाल हो जाएगा। ये हैरत भरा सवाल, कहां गई अवध की तहजीब? जी कहां गई? नवाब वादिल अली शाह ने इतना संगीत, इतना सब छोड़ा, इतनी तहजीब कल्चर छोड़ा, कहां गया? बहसों में देखिए। तो हम लोगों ने अभी किसी दिन जिक्र, ये सब ठीक है, मयार कितना गिर रहा है, बातचीत का जो सलीका होना चाहिए था वो कितना गिर रहा है। तो मैंने एक बात सुनी थी, वो भी मैं कह देता हूं कि ये लखनऊ है, महज गुम्बदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा वो बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, जी इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। जी ये लखनऊ की कल्चर का क्या हो रहा है?
ये चुन चुन के जो विधायक वहां जाएंगे, आप पूरा सिजरा उठा के देखिए कैसे लोग बात कर रहे हैं, और कैसे एक मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि वो अपनी जाति बता रहा है। मैं नाम लेके बहुत और छोटा बहस को नहीं करना चाह रहा हूं, तो आप मुझे बताइए, तो इससे तो अच्छा मुझे वो लोग लगते हैं। देखिए, ये मुल्क धार्मिक है, ये मुल्क सांप्रदायिक नहीं है। ये गंगा जमुनी की तहजीब वाला मुल्क है। हमने ये मुल्क गांधी का मुल्क है, ये बुद्ध का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है, यहाँ कबीर का मुल्क है। ये सब लोग यहीं पैदा हुए, इसी मट्टी में पैदा हुए। और तो मैं बहुत अदब से बात कहता हूं, और मुझे लगता है कि आप बताओ, एक चीफ मिनिस्टर को ये कहना पड़ रहा है कि वो कुछ जाति के हैं जी। तो इससे तो अच्छे मुझे वो लड़के लिखते हैं जो गाड़ियों पे पीछे लिखवा लेते हैं यादव मेल, गुजर दा छोरा, जाट दा छोरा। मुझे उनको मैं पहले खराब कहता था, मुझे लगता है ये भी इन्हीं के बराबर के हैं। एक चीफ मिनिस्टर को अपनी जाति पड़े, इससे नीचे मयार क्या गिर सकता है? इससे कहां ले जाना चाहते हैं आप? सर, बड़ा सवाल देखा जाता है कि आज के युग में हमें आरक्षण की जगह बेरोजगारी को देखना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज के देश में औद्योगिकरण करना चाहिए देश का। मैं समझता हूँ, ताकि आरक्षण का ये मुद्दे मैं आता हूँ जी। मैं कहता हूं कि मैंने आपको दोबारा कह रहा हूं, ये 14 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है, ये आरक्षण ही तो है। आप देने लोगो 24 करोड़ को, आप 14 करोड़ को क्यों दे रहे हो? आप गरीबी है ना। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आरक्षण तो वैसे ही सरकारें खत्म करती जा रही है, और आप आरक्षण कर देते हो तो वो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जो नीचे के तबके हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए लाजमी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो सारे मुल्क क्यों कर रहे हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना क्यों? 27% वीपी सिंह ने करा क्यों? उसको समझदारी से करिए। गरीबों के लिए कोई एक जगह नहीं होगी तो वो जॉब कहां से पाएंगे? अगर वो पिछड़ी जातियों से आते हैं, वो दलित जातियों से आते हैं, तो गवर्नमेंट जो घरों में, एक बात बताओ आप, घर में एक न करे किसी के ऐसा हो जी। घर में एक लड़के को ऐसी कोई बीमारी हो जाए, ऑटिज्म है जैसे, और वो हो जाता है 15 साल का बच्चा, बिहेव करता है 5 साल की तरह से, तो आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? बिल्कुल। जो बच्चे छूट जाते हैं, वो मुझे एक किस्सा याद आ गया, वो भी बुद्ध ने बताया कि एक भेड़िया कई भेड़ों को लेके जा रहा था, तो उसे एकदम ये लगा कि उसके 3-4 छोटे छोटे बच्चे पीछे रह गए, कहीं गुम हो रहे लगता है। वो 200 भेड़ों को छोड़ के उन 4-5 बच्चों को लेने चला गया, और वो 2-3 लोग थे, उसको कंधे पर रख के लाए। तो जो बच्चा आपका छूट रहा है भीड़ में, उसको पालने वाले को कंधे पर लाना पड़ेगा। ये वक्त की जरूरत है, और तभी आप एक न्याय कर पाओगे। जो कमजोर होगा, जो छोटा होगा, जो छूट जाएगा, उसे कंधे पे बैठाना पड़ेगा कि नहीं बैठाना पड़ेगा। ये इशारतन में सारी बात कहना चाहता हूं जी, और इससे मेरी बात पहुंचनी चाहिए, मुझे लगता है। और फिर देखो, ये लड़ाइयां होती रहती हैं, ये सब होता रहता है। उसके लिए भी मैं कहता हूं, लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। हम लोगों ने लड़ी ना, आरक्षण लड़ा, पूरी जिंदगी लड़ा। मैं तो मिनिस्टर था, मिनिस्टरशिप से हटा, बिल्कुल जैसे ट्रेन चल रही हो पटरियों पे, खेत पे आ जाए। मैंने पूरी जिंदगी, पूरा कैरियर कुर्बान कर दिया इन नौजवानों की लड़ाई के लिए। मैंने कहा मेरे बच्चों को आरक्षण नहीं चाहिए था। तो मैं हमेशा जज्बा जगाने के लिए अपने लोगों से यह भी कहता हूं कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बिल्कुल। सर, बड़ा सवाल, मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें तो बीजेपी की सरकार, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आरक्षण, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है सरकार में? सरकार आरक्षण विरोधी या क्या कहें? मैं उसको ऐसे एड्रेस करना चाहता हूं जी, कि कमजोर की विरोधी है जी, आरक्षण के विरोधी है, तहजीब के विरोधी है। अपनी बात ही करे जा रहे हैं, कोई शाइस्तगी से बात करने को तैयार नहीं है। आप ये देखो कि आप अच्छी बातें बहुत सी कर सकते हो आप, लेकिन एक खराब बात जी,
पूरे इतिहास में दर्ज होती है। बामियान में मूर्ति तोड़ी तालिबानों ने, इतिहास उससे कभी माफ नहीं करेगा। मूर्ति हो जाए कहीं चली जाए, इतिहास में आप जब खराब बात करते हो, घटिया बात करते हो, जैसे मैंने कहा ये चीफ मिनिस्टर को ये कहना पड़ रहा है जी। और लोग बहुत घटिया घटिया बातें कर रहे हैं, उससे ये मुल्क का भला नहीं हो पाएगा। नौजवानों को एड्रेस कहां कर रहा है कोई? महंगाई बेरोजगारी को एड्रेस कहां कर रहा है? महंगाई को कौन एड्रेस कर रहा है? कोई बात कर रहा है? कोई कोरोना की बात कर रहा है, कोरोना में सब पलायन कर गए उसकी बात कर रहा है, कोई हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, कोई ये पूरा मथुरा काशी ये सारा अयोध्या, आप एक कहां मिल रहा है इसके नाम से वोट? जब मस्जिद टूटी थी तो बीजेपी उसके बाद चुनाव हुआ था, हार गई थी। ये ख्याल रखे इतिहास। ये मसले ऐसे उठाने के नहीं है। और मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूं जी। और ये पैगाम अपनी बात को मुख्तसर करके, छोटा करके, उनको ये भी कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम के एहसासात को मत छोड़िए। हिंदू मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। जी। छोड़ो ना यार, क्या बात कर रहे हो? एक बड़ा सवाल, ये व्यक्तिगत सवाल है। हमेशा मैंने देखा है आपके बारे में, सुना भी है, आपको उर्दू और कई भाषाओं का मुझे ज्ञान कई है। भाषाएं, 5-6 भाषाएं आप में बोलता हूँ। मॉरिशस भी गए थे चुनाव प्रचार के लिए, भोजपुरी में जब मैं मॉरिशस गया तो अब वो सब बातें अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें 2-3 लोग इंतकाल कर गए। लेकिन मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा, मॉरिशस में था क्या कि, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, मुझे याद भी आ गया। मुझे वो साल तो इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं मिनिस्टर होता था शायद जी। बड़ी मुश्किल से बड़ा गया, लेकिन वहाँ हालात ऐसे बन गए। तो मॉरिशस की अब आबादी होगी मेरे ख्याल तकरीबन 25-30 लाख। उसमें यूपी और बिहार के लोग बहुत हैं, जो 150 बरस पहले अंग्रेज उनको ले गया था गन्ने की खेती के लिए। तो मैं चूंकि कई भाषाएं जानता था, मैं हिंदी भी जानता हूं, उर्दू भी जानता हूं, और भी तमाम भाषाएं बोल सकता हूं। तो वहां के जो नंबर 1 थे, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, उन्होंने हमारे नंबर 1 से रिक्वेस्ट करी थी अटल बिहारी वाजपेयी की इनके प्रोग्राम कुछ पहले से लगवा दीजिए, इनसे बहुत लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब वो किस्मत की बात है कि मेरी बहुत वहां तकरीरें हुई, बहुत कम से कम 40 हुई तकरीरें। और मैं नहीं तो फ्रेंच लोग थे, वो चुनाव को डिस्टर्ब कर रहे थे, फ्रांस के लोग। फ्रेंच कॉलोनी रही है पहले मॉरिशस, तो मुझे कामयाबी मिली सारी दुनिया में, उसे इज्जत और आब से देखा गया। और मैं समझता हूं कि वो हम लोगों की काबिलियत थी पढ़ना लिखना। मैं 66-67 मुल्क घूमा हुआ हूं, लोगों से बहुत इंटरेक्ट करता हूं और खिलाड़ी भी रहा हूं, मेरे घर में 1-2 खिलाड़ी भी रहे। जी। सर, आपको नहीं लगता कि प्रमोशन में भी आरक्षण देना जरूरी है? देखिए ऐसा है ना कि वो इसलिए देना पड़ेगा कि आप जब नीचे से उठा के आना चाह रहे हो, मैंने कहा बच्चे को, फिर आपको 1-2-3 सीढ़ियों पर उसे पहुंचाने के लिए करना पड़ेगा। इसका कोई जरिया नहीं है। और हमने कहा, हम लोगों ने, हमारे जैसे तमाम लोगों ने पूरी जिंदगी कुर्बान करी है इस आरक्षण पे, और हम सरकार से बाहर आए, मुझे बर्खास्त किया गया था। तो ये आने वाली जो नस्लें हैं नौजवानों की, क्या भूल पाएंगी इस बात को कि हाँ, अपने लिए जिंदगी तो सब लोग जी लेते हैं, सब ऐशो आराम कर लेते हैं। ये इतिहास में लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्गों की जब लड़ाई हुई थी तो अशोक यादव सरकार में लात मार के उनके लिए आया था, आगे हुआ था। ये बात इतिहास, एक छोटी सी बात इसमें कहना चाहता हूं। महाराणा प्रताप को अकबर ने एक बार कहा कि भाई यार तुम लड़ लोगे अकबर से? बोले मैं साहब नहीं लड़ सकता हूं। बोले मान सिंह तो तुम्हारी सगी बुआ के लड़के, ये तो मेरे साथ हैं, अफगानिस्तान के इंचार्ज हैं, इनको देखो यहाँ कितनी सुविधाओं में रह रहे हैं। अकबर ने एक बात कही थी, वो बात मैं यहाँ दोहराना चाहता हूं। बिल्कुल। अकबर से महाराणा प्रताप ने कहा था कि मान सिंह के पास पद हो सकता है, अफगानिस्तान का चार्ज हो सकता है, लेकिन जब राजपूताने का इतिहास लिखा जाएगा जहां पना, तो उसमें महाराणा प्रताप का इतिहास लिखा जाएगा।
महाराणा प्रताप का इतिहास छोड़ दो, उनका घोड़ा था चेतक, यार उसका इतिहास लिखा हुआ है। तो जब आप लड़ाई लड़ते हो ना, तो इतिहास एक दो कलम जब आरक्षण की लिखी जाएगी इतिहास में, तो मुझे फख्र है इसका कि शायद आने वाली नस्लें इसको याद रखेंगी कि आरक्षण का जब जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें वीपी सिंह का नाम लिखा जाएगा, उसमें राम नरेश यादव का भी नाम लिखा जाएगा, उसमें लालू यादव का भी नाम लिखा जाएगा, शरद यादव का, रामविलास पासवान का भी नाम लिखा जाएगा, राम जेठमलानी का लिखा जाएगा, हम लोगों का मुकदमा कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने लिखा, उनका भी लिखा जाएगा। लेकिन अगर दो लाइनें उसमें जरूर लिखी जाएंगी तो उसमें अशोक यादव का भी नाम लिखा जाएगा। मुझे पूरी जिंदगी इस बात की खुशी रहेगी कि मैं अपनी नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद, मैंने कहा यूपी में ही है 2-3 करोड़ बेरोजगार, तो वो मुझे कम से कम याद कर सकेंगे कि अशोक यादव था यार, हमारे लिए लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट अपनी कुर्सी में से लात मार दी थी। ये इतिहास से कभी मिट नहीं पाएगा। जब जब आरक्षण का नाम लिखा जाएगा, याद करेंगे तो उसमें अशोक यादव के लिए एक लाइन लिखी होगी जरूर। मुझे इस बात की खुशी है, मैं अपने लोगों के काम आया। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल, पहले भी आप चीफ मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर और अभी अगर आपको मौका मिले तो किस तरह से यूपी में क्या बदलाव करेंगे, इस मुद्दे को कैसे उठाएंगे? देखिए ऐसा है, मैं तो कहता हूं अभी जो हालात हैं वो, मैं कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहा, कभी मायावती के साथ नहीं रहा। एक बार जब सरकार से हटा था तो मैं अपनी विधानसभा से निर्दलीय में ले रहा और 20,000 वोटों से जीता, रिकॉर्ड जीत थी। मुझे जो अभी लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई, वो मुझे लगता है वो अभी अखिलेश यादव उसमें बढ़त बनाए हुए हैं और उन्होंने ये जो 2 फेज हुए, उसके बाद तीसरा भी फेज हुआ, बढ़त बनाए हुए हैं। और ये लोग कहते हैं, कई जर्नलिस्ट कहते हैं कि साहब ट्रायंगल है, कहीं कहीं लड़ा, बिल्कुल नहीं है ट्रायंगल। वो लोग वो हैं जो अखिलेश यादव को जीतता नहीं देखना चाह रहे, वो मायावती को लड़ाई में बता देते। मायावती कहीं लड़ाई में नहीं है, सबको पता है ये किससे मिली हुई है, ओवैसी का सबको पता है किससे मिली, नाम भी लेने की जरूरत नहीं है सर। तो वो लड़ाई 1 to 1 है और अखिलेश के हक में है लड़ाई। और ये अब जो मंडलवाद है वो सुन लीजिए आप, ये तीसरे चौथे फेज, अब ये जो लड़ाई जा रही है इलाहाबाद की तरफ, वहां नौकरियों की लड़ाई है, वहां रोजगार की लड़ाई है, वहां नौजवानों की लड़ाई है। तो ये मंडल कमीशन आपको अब आने वाले जो आखिर तक चुनाव हैं, ये लड़ाई, क्योंकि नौकरी तो वहीं पैदा हो रही है, वहीं कमीशन बना हुआ है, वहीं इलाहाबाद में ही सब कुछ बना है जहां से नौकरियां दी जाती हैं। एक जमाना था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो सैकड़ों IAS IPS होते थे, वो वही मरकज वही है पुराना। तो वहां तो ये लड़ाई पहचानी जाती है आरक्षण। लोग नौकरियों के लिए इतने नाराज हैं, तो ये लड़ाई समाजवादी पार्टी के हक में जाएगी, अखिलेश के हक में जाएगी, क्योंकि नौकरी पाने वाले लोग इस आरक्षण की बात कर रहे हैं। नौकरियां, मैं कहता हूं अच्छी बात कही, आज 15 लाख, मेरे ख्याल 10 लाख वैकेंसी है सरकारी, कोई भी चाहते तो दे सकते थे। और जो और रोजगार है 5 लाख तो टीचर है जी। उसके बाद जो वैकेंसी निकले, तो सबसे बुरा हाल बेरोजगारी का है। मुझे लगता है ये आगे वाला जो चुनाव है वो रोजगार, ये हुआ किसानों के मुद्दे पर चुनाव, किसानों के मुद्दे पर जाके जब ये एटा इटावा मैनपुरी शुरू हुआ, वहां से बेरोजगारी मुंह उठा लेती है, असहाय जानवर मुंह उठा लेते हैं, वो चलेगा मुद्दा आखिर तक। बिल्कुल सर, एक बड़ा सवाल, क्या मतलब अनुसूचित जो जातियां होती हैं उसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना ये दोनों में था, बैकवर्ड कम्युनिटीज में था और इनमें भी था, SCs में था। जब हमने रिजर्वेशन लड़ा था तो उसमें SCs का, जो दलित लोग थे उनका भी आरक्षण काटा गया था। मुझे उन लोगों ने बहुत मदद भी करी जी। और दलितों ने, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। वो जब यहाँ केस सुप्रीम कोर्ट में लगता था तो 3-3, 4-4 हजार लड़का सुप्रीम कोर्ट में आता था। तो सुप्रीम कोर्ट में अलग से फोर्स पुलिस बुला के लाई जाती थी, क्योंकि इतने बड़े रोजगारों का सवाल है। और फिर मैं कहता हूं कि जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है ना, उसको तो ये सब सोचना पड़ेगा।
और मैं अगर इसको अपनी इशारतों में कहूं कि एक अगर आसान से लफ्जों में करूं कि तौहीन है गुलशन की जी। एक फूल का मुरझाना, इस बाग के माली को कैसे कोई समझाए कि तौहीन है गुलशन की एक फूल का मुरझाना। इस पर हमारी फिलॉसफी है। एक फूल भी मुरझाता है तो ये सबसे बड़े पद पर जो आदमी बैठा है ये उसकी जिम्मेदारी है। और छोड़िए बहुत बड़ी बड़ी बात है। सर, बड़ा सवाल, बाबा साहब ने आरक्षण को एक निश्चित समय के लिए व्यवस्था की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो हम देखते हैं तो आरक्षण अनंत काल के लिए देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि तमाम ऐसे दलित समाज के लोग हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो फिर भी आरक्षण ले रहे हैं। तो क्या उन लोगों को मैं इसका एक छोटे से इशारे में बात कर दूं। अब वो सब लड़ाइयां वहां पहुंच गई है और ये कहता हूं जिन लोगों के पास सरकार है वो बदली जाएगी। और सबसे बड़ा पैगाम ये है कि इस लड़ाई का नतीजा आग इसकी 2024 के चुनाव तक जाएगी। ये कोई भी मुझे ठंडी होने वाली आग नहीं दिख रही है। और अगर इसको और कहूं एक बहुत आसान लफ्जों में, मेरा थोड़ा मिजाज पोइटिक है तो मैं उस हर बात में कह देता हूं इशारतन, और मेरे ख्याल वो सबसे बात कहने का खूबसूरत तरीका भी है कि गर चरागों की हिफाजत फिर इन्हें सौंपी गई। गर चरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई तो रोशनी मर जाएगी, खाली धुआं रह जाएगा। मेरी बात जहां तक जाए दूर तक जाए, और शायद मैं मुख्तसर अंदाज में ये समझा चुका हूं। जी। सर, एक आखिरी सवाल और बड़ा सवाल है जी। आज अगर हम यादव समाज की बात करें जो पिछड़े विभाग में मतलब आते हैं, तो क्या उन्हें भी आरक्षण की आवश्यकता? अभी जो हालात हैं वो देखे जा रहे हैं, शैक्षणिक रूप से वो बिल्कुल कैपेबल हैं, आर्थिक रूप से भी, तो क्या उन्हें? देखिए, जो एक अच्छा हुआ आपने ये भी सवाल पूछा। आपको हैरत होगी कि ये मेरे पीछे हीर कॉलेज बना है जी। जो हमारे परिवार के लोगों ने 1916 में बनाया था। यहाँ से 2 इंस्पेक्टर्स होते थे। मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आधा दर्जन से ज्यादा चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं यादव, मैं नाम लेके बात को छोटी नहीं करना चाहता हूं, उनको जरूरत नहीं है। जो बड़े बड़े परिवार हैं उनको जरूरत नहीं, उनको हटा दीजिए आरक्षण जी, बिल्कुल हटा दीजिए। उसको आप चाहे क्रीमी लेयर कहें या कुछ भी कहें, हमको पीछे कर दीजिए, हम खुद पीछे होने को तैयार हैं। जो लोग कहीं सड़क पे पहुंच गए हैं यादवों में या दलितों में, उनको आरक्षण की सूबी से उस सूची से फहरिस्त से हटा दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हक मिलने के लिए हम सब लोग पीछे हटने को तैयार हैं। बिल्कुल मुनासिब बात है, ये वाजिब बात है। सर, मेरा आखिरी सवाल बस आपसे यही रहेगा, तमाम लोग, मेरे तमाम दर्शक देख रहे हैं, एक तरफ तो सरकार कह रही है आरक्षण हटाइए, देश बचाइए, वहीं अगर हम बात करें तो आज भी हमारे देश में दलित समाज का कोई भी व्यक्ति मंदिरों का पुजारी नहीं बनता। आखिर ऐसा क्यों? इस पर आपकी क्या राय है? अब मैं इसमें एक बात बताऊं, मैं स्टालिन को, करुणानिधि साहब के बेटे को बहुत मुबारकबाद देता हूं, और बहुत सही बात पर आपने बात कही। हिंदुस्तान में कहीं किसी कोने में ये बात पड़े, स्टालिन ऐसे मुख्यमंत्री हैं, वो राव साहब भी हैं, वो मास्क लगाता है शख्स कि नीट में एग्जाम की जरूरत नहीं है, इसे जर्नल करो। स्टालिन ने कहा कि मंदिर किसी एक मजहब के लिए, एक धर्म के लिए हम लोग नहीं तय कर सकते। ये बात वहां से उठ रही है, ये सब उठते उठते आएगी और बराबरी का हक मांगेगी। और मैंने हमेशा कहा है कि बात अच्छी है तो उसका हर जगह जिक्र करो, है बुरी तो दिल में रखो, फिर उसे अच्छा करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल बचता हो इस मुताल्लिक नहीं, बताइए। अभी तो फिलहाल जो बहुत बहुत शुक्रिया, आरक्षण पर था। बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी भी हम लोग, अभी इलेक्शन का फेज बचा है जी जी, और बस आखिरी कमेंट मेरा यही है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 10 मार्च को बदलाव आके रहेगा, ऐसी हम लोग की ख्वाहिश भी है और ऐसा माहौल भी दिख रहा है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये धन्यवाद। थे अशोक यादव जी, जिसने हमसे साफ तौर पर आरक्षण के मुद्दे पर बात की। और अभी हमारे ये पहला फेज है, हम राजनीति पर भी इनसे बात करेंगे और उनकी जीवन यात्रा पर भी बात करेंगे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।